देखो ये यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ एक क्यू लोडिंग लग रहा है, ये एक डेप्थ है। ये डेप्थ पे मुझे ये क्यू के कारण कुछ ना कुछ एक स्ट्रेस, जो भी मेरा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो मुझे स्ट्रेस मुझे मेरा निकालना है। ओके, वो स्ट्रेस मुझे मेरा निकालना है कि क्या स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ये मुझे निकालना है। तो दैट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे निकालना है। वही हम ये चैप्टर में अभी सीखने वाले हैं। एक्सटर्नल लोड लगने की वजह से कौन से डेप्थ पे कितना स्ट्रेस आएगा और क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, ये सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। दैट इज सिग्मा नॉट। सो सिग्मा नॉट इट इज नथिंग बट ओवरबर्डन प्रेशर और ओवरबर्डन प्रेशर और जियोस्टैटिक प्रेशर। जियो स्टैटिक स्ट्रेस और जियोस्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। जियोस्टैटिक क्यों स्टैटिक इसलिए क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेबल है, दैट वाज स्टैटिक। ओके, एंड जियो इसलिए क्योंकि ग्राउंड के रिलेटेड कर रहे हैं हम, इसलिए जियोस्टैटिक स्ट्रेस ड्यू टू सल्फेट ऑफ सॉइल। Sulfate of soil. What is sigma z now? Sigma z जो भी ये Q लग रहा है that is external load. एक्सटर्नल लोड के कारण लगने वाला जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ओके, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अब मुझे क्या निकालना है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है मुझे। सल्फेट के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है वो भी निकालना है मुझे, एक्सटर्नल लोड के कारण कितना लोड आ रहा है वो भी निकालना है। ओके, दोनों भी निकालना है। तो यहाँ पे अगर आपका ये Q आपका सिग्मा जेड पे आपका अगर Q निकल जाएगा, यानी कितना एट अ जेड डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, ये आपको अगर निकालना है तो वो सिग्मा जेड हो जाएगा। वो क्या होगा? सिग्मा जेड हो जाएगा। टू फाइंड सिग्मा जेड एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो अगर फाइंड करना है मुझे, तो मेरे पास कितने सारे मेथड्स है। आई हैव नियर अबाउटली 5 मेथड्स। फर्स्ट, बॉसिनियस की इक्वेशन है मेरे पास। फेवरेट इक्वेशन है ये काय का? गेट का। गेट में मैक्सिमम पूछा जाता है। सेकंड, न्यूमार्क्स भी अगेन फेवरेट है। न्यूमार्क्स चार्ट, the Newmark equation also. Newmark's equation. Then four is it is Westergaard equation. Westergaard equation. And fifth it is approximate method. Approximate method. अब वेस्टरगार्ड ये लास्ट 2021 वाले जो गेट है अभी जो होके गई उसमें नहीं था, ये गेट में नहीं था, नॉट इन गेट।
लेकिन बाकी था, बॉर्जन-स्क्यू था, न्यूमार्क्स था, अप्रॉक्सिमेट मेथड था। ओके, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बाकी के लिए था। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम ये क्यों सीख रहे हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? तो ये काम मुझे इनडायरेक्टली कंसोलिडेशन चैप्टर में है, इनडायरेक्टली मुझे बेरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में है। ओके, इसका काम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम। सो आई वांट टू दिस, यानी मुझे ये एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं इसका यूज कहाँ पे करने वाला हूँ? तो मैं इसका यूज अपना बेरिंग कैपेसिटी के चैप्टर में करने वाला हूँ, इसका यूज मैं कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में ही करने वाला हूँ। ओके, ड्यू टू अप्रोक्सीमेट मेथड, मैक्सिममली वी यूज अप्रोक्सीमेट मेथड and maximally we use for design a foundation for this three methods: Newmark's method, Newmark's equation, Newmark chart, and Bose-Einstein equation. Okay, Westergaard we used in MPSC. Westergaard and Bose-Einstein के बारे में relations सबसे ज्यादा पूछे जाता है, यानी MPSC या फिर ESC में कि क्या रिलेशन रहते हैं कि वेस्टरगार्ड और बॉजिनिस्की के, इसमें वो रिलेशंस पूछे जाते हैं। ओके Okay, so first it is Bose-Einstein equation. First, Bose-Einstein equation. सबसे पहला इसका assumption, assumptions. Soil is homogeneous. Isotropic. Homogeneous, isotropic, semi-infinite. Elastic, medium, and point load. Soil homogeneous, isotropic, semi-infinite, elastic medium, and point load. Point load. Okay. So ये assumption है इसका, ये assumption है। अब what is homogeneous? सॉम के पहले चैप्टर में देखा है अपन ने। ओके, क्या है होमोजीनियस, क्या है? होमोजीनियस है सेम elastic properties. What are the elastic properties like? E, modulus of elasticity, G, nu, etc. Modulus of rupture, modulus of elasticity, bulk modulus, nu, etc. दस मॉडुलस यानी क्या, आपके जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है आपके, वो सेम रहने को, वो सेम रहने को। अब मेरा कोई भी एक स्ट्रेस, अगर ये एक सपोज यहाँ पे 45 डिग्री पे है सपोज, तो सभी स्ट्रेसेस मेरे 45 डिग्री पे ही सेम इन नेचर में रहने को ना, 45 डिग्री कहीं भी मैं करूं, यानी कहीं पे भी मैं अगर सॉइल में कहीं पे भी मैं देखूं, तो सभी स्ट्रेस मेरे एक ही डायरेक्शन में दिखने को ना, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। दैट इज एजम्पशन, दैट इज नॉट ट्रू इन लाइव एग्जांपल। ओके, एक्सपेरिमेंटली ये ट्रू नहीं है। सभी सॉइल्स आपके, सॉइल आपका यानी सभी सॉइल पार्टिकल आपके एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस देंगे,
यानी सिग्मा 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 आपका ये जो सिग्मा है 45 डिग्री 45 डिग्री में ही देगा, या फिर 135 डिग्री अगर आप इधर से लेते हो 135 डिग्री होगा, यहाँ से ऐसी लेंगे तो 135 डिग्री होगा, तो 135 डिग्री में ही देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये एजम्पशन, दैट इज अ बिग 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 लाई, झूठ। ओके, बहुत बड़ा झूठ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं पकड़ रहा हूं, मुझे एनालिसिस करना है इसलिए मैं पकड़ रहा हूं। ओके, एनालिसिस करना है इसलिए मैं पकड़ रहा हूं, कुछ ना कुछ बिहेव लाइक द सेम आएगा, लाइक द सेम आएगा, इसी में कंसिडर कर रहा हूं, लाइक द सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम। अब आप ये होमोजीनियस हो गया। व्हाट इज आइसोट्रोपिक नाउ? आइसोट्रोपिक है यही सॉइल पे, अगर मेरी यही सॉइल है, सॉइल के अंदर मैंने एक आधी पार्टिकल ले लिया है और दूसरा पार्टिकल मैंने पकड़ा है, तो ये पार्टिकल पे हर एक डायरेक्शन पे सिग्मा 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 स्ट्रेस मेरा लगेगा, सिग्मा 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 स्ट्रेस। अब दूसरी जगह जाऊंगा मैं तो मेरा सिग्मा वन सिग्मा वन सिग्मा वन सिग्मा वन सिग्मा वन मेरा लगेगा। तीसरी जगह जाऊंगा तो सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा टू लगेगा इन द ऑल डायरेक्शन। सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा टू इन द ऑल डायरेक्शन, सिग्मा टू सिग्मा टू सिग्मा टू। तो आपको क्या पता चल रहा आइसोट्रोपिक में कि एट ए पॉइंट ऑल डायरेक्शन आर सेम स्ट्रेस, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे नहीं। यहाँ पे क्या पता चल रहा था कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा और सेम स्ट्रेस रहेगा, होमोजेनियस। आइसोट्रोपिक एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शंस में सेम स्ट्रेस रहेगा, अनआइसोट्रोपिक में उल्टा रहेगा, हर एक डायरेक्शन के लिए अलग 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 स्ट्रेस लगेगा। अनहोमोजीनियस जो भी मटेरियल है उसमें सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस लगेंगे, या फिर सेम डायरेक्शन में स्ट्रेसेस वगैरह नहीं रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग 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 स्ट्रेसेस रहेंगे, और सेम डायरेक्शन में मैं देखूंगा तो भी मेरे अलग अलग स्ट्रेसेस रहेंगे। ओके, दैट इज अनहोमोजेनियस एंड अनआइसोट्रोपिक एग्जांपल। ओके, तो अभी ये मेरे होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। सेमी इनफाइनाइट, व्हाट इज द सेमी इनफाइनाइट नाउ? ओके, सेमी इनफाइनाइट, व्हाट इज माय सेमी इनफाइनाइट? दैट इज ट्रूली सेमी इनफाइनाइट ऐसी है कि दैट इज ट्रू प्रॉपर्टी, 99.99% ये ट्रू है, 0.01% जस्ट लाइक अवर सैनिटाइजर जैसी आप बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट कैसी है कि अगर आपने यहाँ पे लोड कर दिया है तो ये इधर 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 इस तरह के स्ट्रेसेस देगा, इस तरह के स्ट्रेसेस देगा। ओके, दैट आर द सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट यानी हाफ, सेमी यानी हाफ, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट स्ट्रेसेस। अब ये बहुत कम बताया मैंने, इनफाइनाइट स्ट्रेसेस। हाफ सर्कल में इनफाइनाइट स्ट्रेसेस रहेगी, जहां पे आप लोड लगाओगे वहां पे, जहां पे ये लोड पॉइंट है मेरा, तो लोड पॉइंट से मेरे स्ट्रेसेस चालू हो जाएंगे, तो दैट इज सेमी इनफाइनाइट। ये सॉइल में है, ये सॉइल की प्रॉपर्टी में। ओके, दैट इज एक्चुअल। ओके, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, दैट आर द assumption. ओके, सेमी इनफाइनाइट इट इज आल्सो assumption, बट ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखना ही है। ओके, सेमी इनफाइनाइट। और ये सेमी इनफाइनाइट कहां पे आएगा? ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स, ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स, ग्राउंड सरफेस पे। सरफेस and only in
सॉइल मैकेनिक्स, ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स, सिर्फ और सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स में ही रहेगा, बाकी कहीं नहीं रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स में ही रहेगा। ओके, व्हाट इज इलास्टिक मीडियम नाउ? The next it is elastic medium. Elastic medium. Stress is directly proportional to the strain. That is the elastic medium. Stress is directly proportional to the strain. At what point stress is directly proportional to the strain? Proportionality limit. Proportionality limit तक स्ट्रेस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रहता अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं तो। Here is stress, here is strain. Okay, so this is proportionality limit. तो proportionality limit तक का ही लोड मैं कंसिडर करूंगा, उसके बाद का लोड मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो भी मेरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक माय स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, क्योंकि मेरा एक ट्रायंगल बन जाता, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन मेरा बन जाता अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। सो पॉइंट लोड, ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ओके, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, वहां तक का ही मैं लूंगा। देन पॉइंट लोड, पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन ए, पॉइंट लोड क्यों कर रहा हूं मैं? अगर मेरा सपोज 200 बाय 200 का कॉलम है और 200 बाय 200 यानी इट इज वेरी वेरी लेस कॉलम, और 230 बाय 230 का कॉलम, 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम, उसके लिए मेरी फुटिंग है 1 मीटर बाय 1 मीटर की फुटिंग है। सो वो 1 मीटर बाय 1 मीटर की फुटिंग में पॉइंट लोड जैसी मैं ऐड करूंगा, आई एम टेकिंग एट अ पॉइंट। ओके, अब आप, मैं अगर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मेरे दो पैर पे खड़ा, तो मेरे दो पॉइंट लोड लगने को, लेकिन आई एम टेकिंग एज अ सिंगल पॉइंट लोड, एज अ सिंगल पॉइंट लोड। मैं पॉइंट लोड इसलिए लूंगा कि वो पॉइंट लोड से मुझे स्ट्रेसेस पता चलने को ना। लास्ट इट इज पॉइंट लोड, लास्ट इट इज पॉइंट लोड। ओके, पॉइंट लोड तो आपका जो भी ये है, यानी अगर आपको फुटिंग है, बाकी आपका कोई भी एक बड़ा सा आपने लोड लगा दिया है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड जैसे ही मुझे कंसीडर करना है, मुझे पॉइंट लोड जैसे ही कंसीडर करना है। These are the assumption of Bosini scale. Okay, next guys, I will take somewhat light derivation अपन अभी ले रहे हैं। ये z है मेरा, ये z पे मुझे स्ट्रेस चाहिए। ओके, सो ये z डेप्थ पे मुझे स्ट्रेस चाहिए, z डेप्थ पे मुझे स्ट्रेस चाहिए। तो सबसे पहले गाइस 1 मिनट, ये एक फुटिंग का कॉर्नर है या फिर एक इसका कॉर्नर है। अब कॉर्नर पे मैं एक x पे मेरा एक कॉर्नर है, दैट इज माय x, प्लीज सी हियर, दैट इज y, x एंड z। तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये x एंड z आर द हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी, वी विल टेक दिस z
क्योंकि मैं z डेप्थ लिया हूँ और ये y ले रहा हूँ. So x and y, it is horizontal, and that is depth, vertical. We'll take 3D. Okay. So ये x है, x डिस्टेंस है. ओके. और ये आपका एक z डिस्टेंस है. z ऑन द हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री. ओके. यहां से यहां तक 90 डिग्री. यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री. ये ऊपर से देख रहा मैं, एक कॉर्नर पे q लगा रहा. ओके. सो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक x हो गया. ओके. ये भी आपका एक x हो गया. तो एक कॉर्नर पे मैं x लगा के यानी q लगा के देख रहा हूँ, q लगा के देख रहा हूँ. दैट इज माय z नहीं, सॉरी, y. That is my y. Y be the distance, z be the vertical distance. Z be the vertical distance. अब मैं अगर ये यहां से यहां तक मेरा 1 मिनट गई, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया. That is 90 degree. 1 minute. degree. That is r. Okay, r. That is x. ये x, ये रेडियस आप बोल सकते हैं. And that is y. और ये भी y. So what is r, guys? What is r? अगर मैं टॉप व्यू देखता तो मुझे टॉप व्यू में कुछ इस तरह का, यहाँ पे मेरा q है, ये x है, ये y है, और ये मेरा r है. ये मेरा r है. तो व्हाट इज r? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, हाइपोटेनियस है ना. r इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इज इट करेक्ट? सर बोला कुछ भी पूछा बोलना आप, है ना. सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे q है, तो मुझे यहाँ से एक z डिस्टेंस, ये जितना z डिस्टेंस है ना उतना यहाँ पे मुझे एक z डिस्टेंस लेना है. तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, z डिस्टेंस लेना है. और मुझे यहाँ पे सिग्मा z निकालना है. इसके वजह से, ये लोड के वजह से, ये कॉर्नर पे, ये z डिस्टेंस पे, ये z डिस्टेंस, जो भी यही z डिस्टेंस था ना, वही z डिस्टेंस पे मुझे निकालना है. सो दैट इज z डिस्टेंस. तो मुझे वो z डिस्टेंस पे निकालना है. यानी मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लोड लगाया है, ये कॉर्नर पे मैंने q लगाया है, लेकिन मुझे इसके नीचे, ये पॉइंट के नीचे एट अ z डिस्टेंस पे मुझे स्ट्रेस फाइंड करना. ओके, विच स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है मेरा ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से मुझे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड करना है. तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, उसके लिए बॉजिनिस के लिए मुझे एक इक्वेशन दिया है. ओके. सो ये डिस्टेंस था आपका, अभी r निकल गया. r के नीचे आपको ये फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट सिग्मा z एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस z. ये डिस्टेंस तक मुझे फाइंड करना है, दैट इज z डिस्टेंस तक मुझे फाइंड करना है. सिग्मा z यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, तो दैट इज z डिस्टेंस. सो सिग्मा z इट इज इक्वल्स टू दैट q, जो भी q है, दैट इज एक्सटर्नल लोड. एक्सटर्नल लोड डिवाइड बाय z स्क्वायर 3/2 पाई into 1/1 plus r by z का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू द पावर 5/2 और 2.5, वी कैन से 2.5. 5/2 जल्दी याद होता है. ओके, सो दिस इज द बॉजिनियस क्यू
फॉर्मूला फॉर सिग्मा जेड, व्हाट इज आर, वी नो द आर। ओके, और ये क्या है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरा क्या है, ये मेरा डेप्थ है, जेड मेरा क्या है, डेप्थ। ओके, ये भी मेरा क्या है, एट अ डेप्थ पे। तो ये डेप्थ पे मैं, ये डेप्थ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये डेप्थ पे मैं देख रहा, तो ये जेड और जेड बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। अगर मैं ये 3D में ना देखते हुए 2D में अगर मैं वर्टिकली देखूं तो दैट जेड एंड दैट जेड इज सेम। ओके, बट मैं कहां पे निकाल रहा, ये कॉर्नर पे लोड लगने की वजह से ये कॉर्नर पे कितना स्ट्रेस आ रहा वो मैं निकाल रहा, वो मैं कैसे निकाल रहा, बोजिनस्क्यू इक्वेशन से निकाल रहा। आप बोलेंगे सर काय के लिए, फालतू के लिए निकाल रही है। गाइस, आपका स्ट्रेस मिनिमम और जीरो स्ट्रेस रहने को ना एट द एंड ऑफ द फुटिंग पे, दैट्स व्हाई वी टेकन, दैट्स व्हाई वी एनालाइज दिस। ओके, कि अब आप बोलेंगे सर मैं कॉर्नर पे तो स्ट्रेस नहीं लगाऊंगा, मैं तो बीच में लगाऊंगा। ऑब्वियसली आप बीच में लगाओगे, तो बीच से आप रेडियस पकड़ लो। ओके, सेंटर से आप रेडियस पकड़ लो। अगर मैं सेंटर पे लोड लगाता तो कॉर्नर कॉर्नर पे कितना लगेगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके उसके भी क्वेश्चन हमको अभी सामने सॉल्व करना है। ओके, सो गाइस, सिग्मा जेड को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं डायरेक्टली के भी बोल सकता हूं, 3/2 पाई 1/1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर 2/z 5/2, इसको मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता, के भी बोल सकता। तो मैं इसको अगर के भी बोलूं तो मेरा सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाय जेड स्क्वायर इंटू के बी। व्हाट इज माय के बी, के बी इज इक्वल टू बोजिनस्क्यू बोजिनस्क्यूज influence factor, influence फैक्टर। ओके, बोजिनस्क्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर, इसके हिसाब से अगर मैं देख रहा तो किस तरह होगा, क्वेश्चन लाइक दिस, बोजिनस्क्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर द, यानी आप यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट independent of soil, type of soil, independent of type of soil, वो चाहे क्ले रहे, वो चाहे ग्रेवल रहे, स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो न्यू इज इक्वल्स टू 0.6 sigma z, it is equals to, question sigma z it is equals to 20 MPa or kPa, 20 kPa. So for nu it is equals to 0.4. What is sigma z, what is sigma z guys? अभी क्या बोला मैंने, स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल मेरा कुछ भी दे, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। तो स्ट्रेस मेरे लोड की वजह से एक्ट हो रहा है, लोड की वजह से मेरा क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। तो स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज सेम, आंसर इट इज सेम 20 kPa। गॉट इट, स्ट्रेस डिपेंड नहीं है सॉइल के टाइप्स पे, तो सॉइल का पॉइजन्स रेशियो 0.6 रहे, चाहे 0.4 रहे, क्या 0 रहे, स्ट्रेस क्या रहेगा, स्ट्रेस आपका सेम रहेगा, 0.4 के लिए भी सेम, 0 के लिए भी सेम, 0.6 के लिए भी सेम। ओके, ओके गाइस, देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकल लोड, पॉजिटिव स्क्यू में ही देख रहे हैं, ओके, इसलिए हम इसको वैसे के वैसे रन देते हैं। vertically below the load, अब मैं अगर जहां पे लोड लग रहा है वहां पे ही अगर मैं सिग्मा जेड देखूंगा तो मेरा आर क्या रहेगा, आर इट इज जीरो, यानी अगर मैं यहां पे ही सिग्मा जेड देख रहा हूं तो मेरा क्या रहेगा, आर इट इज जीरो। आर है क्या, डिस्टेंस ही नहीं है ना, लोड से एक्स वाई डिस्टेंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आर इट इज जीरो, आर इट इज जीरो। सो क्या होगा, अब देखो, अब ये क्यू लगा रहा मैं और ये लोड नीचे नीचे मैं देख रहा, तो यहां पे देखना है और मुझे यहां पे देखना है, तो ये क्या हो रहा है अभी, ये एक z डिस्टेंस पे देख रहा और एक दूसरे z डिस्टेंस पे देख रहा, z1 डिस्टेंस के लिए देख रहा और z2 डिस्टेंस के लिए देख रहा, दैट इज सिग्मा z1 एंड सिग्मा z2 के लिए देख रहा, ओके, z1 डिस्टेंस एंड z2 डिस्टेंस के लिए अपन देख रहे हैं। r इट इज इक्वल टू जीरो, लोड के नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो r इट इज जीरो, इफ इट इज r इट इज जीरो देन दिस टर्म इट इज व्हाट, जीरो और वन, देखो 1 डिवाइड बाय, कैसे करोगे बाबा, व्हाट इज दिस टर्म, what is this term, 1. yes, 1, 1, how it is 1, how it is 1, अरे देखो sigma z it is equals to sigma z it is equals to q by z square, q by z square into 3 by 2 pi 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus r, r it is 0, so 0 by something it is 0, 5 by 2, तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गई, तो 1 डिवाइड बाय 1, 1 रेज टू डिवाइड समथिंग इट इज 1, सो q बाय z स्क्वायर इनटू 3 बाय 2 पाई, दैट इज सिग्मा z। तो अभी z बदलेगा, z जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस जो है वो कितने से कम होगा वो भी मैं निकाल सकता, क्योंकि 3 बाय 2 पाई अल्सो कांस्टेंट, 3 बाय 2 पाई इट इज कांस्टेंट, q अल्सो अ कांस्टेंट, तो चेंजेस क्या हो रहा है बाबा, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ये भी लोड भी आपका कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा, चेंज आपका सिग्मा जेड हो रहा, सिग्मा जेड चेंज हो रहा तो वो स्क्वायर से चेंज हो रहा, और उसके वजह से आपको देखना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं करूं तो सिग्मा जेड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। सो मैं क्या बोल सकता, इससे मैं बोल सकता सिग्मा z1 divided by sigma z2 is equals to z2 by z1 का स्क्वायर, z2 by z1 का स्क्वायर। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपके एग्जांपल में यानी आपके इसमें सॉल्व होगा, बुकलेट पे सॉल्व होगा, ये वो भी देख लेते 1 मिनट। हाँ,
देखो एग्जाम्पल नंबर 2, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। अब ये अपन ने जो देखा है क्वेश्चन, यानी पहला जो अपन ने ये देखा है कि मुझे बीच में मेरा कितना लग रहा है। अभी यहाँ पे देख लो आप, रेक्टेंगुलर एरिया 2 मीटर इंटू 4 मीटर कैरीज अ यूडीएल ऑफ 8 टन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूडीएल लग रहा है 8 टन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ फ्लोर लोड। एक्चुअली फ्लोर लोड आपका लग रहा है 8 टन पर मीटर स्क्वायर एट अ ग्राउंड। फाइंड आउट द वर्टिकल स्ट्रेस at 5 meter below the center and corner of the loaded area using Boussinesq। यानी सेंटर पे भी निकालना है और कॉर्नर पे भी निकालना है। तो ये सेंटर पे और कॉर्नर पे। तो अभी देखो सबसे पहले ये एरिया कितना है, 2 into 4 दैट इज 8 मीटर स्क्वायर एरिया है। 8 64 64 8 into 8 इट इज नथिंग बट 64। सो 64 आपका ये है, और ये आपका जो है ये 2 मीटर है और ये आपका 1 मीटर है। सो 2 मीटर 1 मीटर अंडर रूट ऑफ 2 मीटर 1 मीटर अगर आप कर दोगे तो आपको आर रेडियस मिल जाता। अब सबसे पहले यहाँ पे ये कैसी है, यानी 64 कैसी है, तो ये इस तरह है, L इंटू बी इंटू क्यू इट इज इक्वल टू क्यू, सेंटर पे 64। अब 64 ये तो आई गया आपका एट अ सेंटर पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको अभी ये सेंटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सेंटर पे है करके। सेंटर पे अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्यू बाय जेड स्क्वायर 3/2 पाई इट इज इक्वल टू करके अपन सेंटर पे निकाल सकते हैं। सेंटर पे मैंने निकाल लिया, कितना निकला मेरा 1.22 टन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा सेंटर पे निकला। अभी मुझे कॉर्नर पे निकालना है, तो कॉर्नर पे निकालूंगा तो मेरा आर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 है। अंडर रूट ऑफ 5 मैंने डाल दिया, फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया डायरेक्टली, तो मेरा एट अ कॉर्नर पे भी निकल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात देखने के लिए, आपका सेंटर में आपका स्ट्रेस ज्यादा है और कॉर्नर पे आपका स्ट्रेस कम है। दिख रहा है ना सबको? खुशबू हो सर। ओके ओके। देन नेक्स्ट इट इज अपन देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे सॉल्व है। जो अभी मैंने जो रिलेशन बताया है, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यानी सिग्मा z इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 50 टन्स का आपका लोड लग रहा है एक्ट वर्टिकली पॉइंट ऑन द सरफेस, Boussinesq इक्वेशन अप्लाइड computation of stress, then the ratio of vertical stress at depth 3 meter and 5 meter respectively। we want ratio of vertical stress का मुझे रेशियो चाहिए, सिग्मा z1 टू द सिग्मा z2 चाहिए मुझे। तो रेशियो चाहिए मुझे, रेशियो वर्टिकल स्ट्रेस का चाहिए 3/5, यानी आपका 3 मीटर पे और 5 मीटर के उस पे आपको रेशियो चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो सिग्मा z1 बाय सिग्मा z2 इट इज इक्वल टू सिग्मा z2 यानी z2 बाय z1 का स्क्वायर। तो z2 मेरा कितना है, मेरा 5 है, और z1 कितना है 3 है, तो 5/3 का स्क्वायर। 5/3 यानी आपका कितना हो जाएगा 1.77 समथिंग होगा, आई थिंक सो। 5/3 उसका स्क्वायर यानी 2.77। ओके 1.77 नहीं 1.67 ओके 1.67 का स्क्वायर 2.33 यानी 2.667। ओके सो 2.667 आपका ये बन गया। अब इसके नीचे देखेंगे अपन कि देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह क्यों है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं हम कि सेंटर पे जो लोड यानी जो स्ट्रेस है वो कितना निकला है 1.22 निकला है, कॉर्नर पे कितना निकला है, कम निकला है। तो ऑब्वियसली ये सेंटर पे मेरा स्ट्रेस ज्यादा निकलेगा और कॉर्नर पे मेरा स्ट्रेस कम निकलेगा। तो सेंटर पे मुझे ज्यादा डेप्थ होना, कॉर्नर पे मुझे कम डेप्थ होना। तो इसीलिए मैं फाउंडेशन जब मैं करूंगा तो कॉर्नर पे मैं डेप्थ रिड्यूस कर सकता बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज रिड्यूस, सेंटर पे मैं मेरी डेप्थ ज्यादा रख सकता। इसलिए आपका जो ट्रापोजोइडल फुटिंग है दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। और वी कैन से जो आपका यानी पैड फुटिंग में जो स्टेप देते हैं अपन, वो स्टेप भी दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। स्टेप जो फुटिंग के ऊपर अपन स्टेप देते, दैट स्टेप इट इज आल्सो वेरी मच इफेक्टिव। ओके ये इसके वजह से।
नेक्स्ट अपन इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं आइसोबार के बारे में, देन वी आइसोबार अपन नेक्स्ट। ये जो है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह रहेगा, सिग्मा मैक्स मेरा यहाँ पे रहेगा इतने जेड पे, यहाँ पे मेरा स्ट्रेस मिनिमम रहेगा। अब इसी को ही मैं अगर इसमें देखूँ, ओके, ये भी हम सब कुछ देखने वाले हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं क्योंकि ये भी मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। ओके, देखो बोर्ड पे देखो, सबसे पहले डिस्कस अबाउट आइसोबार। ओके, इसके बाद मैं बोल सकता टाउ वी जेड रेडियल shear stress, radial shear stress, 1 minute guys, radial shear stress, 1 minute, radial shear stress. Okay, if you want radial shear stress, then tau vz, tau v it is shear, okay, tau vz it is equals to sigma z into r by z, r, not a gamma, r by z, और shear stress at vertically below the load tau v it is 0. Please note this, tau v vertically below it is 0. Shear stress vertically below the load it is 0. Important, huh? Next we'll discuss about isobar. That is Q, that is ground level. क्या आपने कभी पैच काटा है? क्वेश्चन गलत है ना? आइसोबार यानी इज नथिंग बट अ ओनियन. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सभी मेरे आइसोबार है, ऑल आर आइसोबार. ओके, इसका शेप अगर मैं देखूं, शेप तो ओनियन का शेप, सॉरी लैमिनिस्केट, लैमिनिस्केट आइसोबार. अब आइसोबार यानी क्या? आइसोबार यानी क्या? आइसो यानी सेम,
बार यानी प्रेशर, सेम प्रेशर, यानी ये सेम प्रेशर की लाइन है, 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 ये सेम प्रेशर की लाइन है. Inner of the isobar it is huge pressure, outer of the isobar it is near aboutly zero pressure, it is near aboutly zero pressure. Outer of the isobar it is near aboutly zero pressure, inner of the isobar it is maximum pressure, it is maximum pressure. Okay, it is the zone isobar, यहाँ पे आप हेडिंग लिखिएगा isobar. It is the zone of soil, it is zone of soil, zone of soil, ये zone है, zone of soil, in which there significant stresses, significant stress लिखो, significant stress beyond the pressure ball, that is pressure ball. This is nothing but a pressure. Isobar यानी क्या है? Pressure ball. Beyond the pressure ball, the stress are negligibly small or negligible, negligibly small or negligible. यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा कंधा है, ओके, और ये आउटर मोस्ट पॉइंट है आइसोबार का, आउटर मोस्ट आइसोबार है, ओके. थोड़ा एक मिनट, ये नेचर में नहीं रहेगा, ये थोड़ा ये लैमिनेट्स के नेचर में रहेगा. And that nature, that is nothing but a pressure ball. ओके, प्रेशर बल आप ये बोल सकते हैं indicates the influence soil mass inside zone of curve, inside zone of curve. Okay, okay, then what, the next, okay, isobar हो गया, then next बोर हो रहा है क्या लेक्चर आपको? ऐसे ही बोर लग रहा है? वही पढ़ रहे, बोलना सर, बोलना बोर लग रहा है? खुशबू आके चली गई इसलिए पूछ रहा मैं. ये आपका एक सरचार्ज लोडिंग गिर रहा है, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, एक आपके टाइप पे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपका एक ग्राउंड लेवल है, स्लोपी ग्राउंड लेवल या फिर ग्राउंड लेवल है, वहां पे आपका एक सरचार्ज लोडिंग आपका गिर रहा है.
तो सरचार्ज लोडिंग पे अगर मेरा ये बी है, सपोज विड्थ ऑफ दी इस पे अगर है, तो मेरा यहां से प्रेशर बल्ब बनेगा और यहाँ पे आपको at the bottom of this that sigma z it is equals to 10% of the q, 10% of the q. तो it is very very important. तो यहाँ की जो डेप्थ है, जो ये डेप्थ पे गिर रहा है, that depth it is equals to, the depth it is equals to 1.5 b to 2 विड. तो बोलेंगे सर 1.5 टू 2 डेप्थ पे आपका 10% प्रेशर, प्रेशर आपका 1 पॉइंट, यानी कहाँ से, अगर यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया है तो जो भी मेरा लोड अप्लाई हुआ है वहां से लेके ट्वाइस डेप्थ तक, ट्वाइस विड्थ तक, सॉरी ट्वाइस विड्थ तक, दैट इज नथिंग बट अ जेड माय, दैट इज नथिंग बट माय जेड पे मेरा जो भी सिग्मा जेड है दैट इज माय 10% टू 10% ऑफ द क्यू, ये मेरा एक्ट हो रहा है. सो जब मैं फाउंडेशन के बारे में सोचता हूँ, जब मैं फाउंडेशन के बारे में सोचता हूँ तो फाउंडेशन का जो भी लोड आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है आपका, वो डायरेक्टली आपका ये आपने जो डिगिंग किया वहां तक आ रहा है. ओके, उसके नीचे कहाँ तक मेरा, फाउंडेशन के नीचे मेरा कहाँ तक प्रेशर वर्ब बन रहा है, तो मेरे जो भी फाउंडेशन की विड्थ ली आपने वो विड्थ के 2 टाइम्स, 1.5 टू 2 टाइम्स तक आपका स्ट्रेस जा रहा है. 10% बिलो द आपका जो भी लोडिंग रहेगा, 10% बिलो द लोडिंग रहेगा, दैट आर द निग्लिजिबल लोडिंग, that are the negligible loading. ये आपका क्या है, प्रेशर बल्ब बना है, that is nothing but our प्रेशर बल्ब. ओके, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार. ओके, और दैट इज प्रेशर बल्ब. प्रेशर बल्ब लिखो गाइस इसके बाद. इन केस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, व्हाट इज स्ट्रिप फुटिंग, बहुत, स्ट्रिप फुटिंग यानी क्या होता, स्ट्रिप 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 बनाते, स्ट्रिप स्ट्रिप, जहाँ पे मैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर करता हूँ वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल बनाता हूँ, मैं कॉलम और बीम्स में कास्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल पे मेरा डायरेक्टली मैं स्लैब कास्ट करता हूँ. तो वहां पे मैं स्ट्रिप फुटिंग करता हूँ. स्ट्रिप फुटिंग यानी क्या होता कि वॉल के नीचे ही आपका फाउंडेशन रहेगा, नीचे बहुत बड़ी वॉल रहेगी, उसके ऊपर हम छोटे छोटे वॉल करते जाएंगे. ओके, सो दैट आर द स्ट्रिप फुटिंग. तो जहां पे मैं स्ट्रिप फुटिंग करूंगा, ओके लिखो, इन द केस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, in the case of strip footing, in the case of strip footing, in the case of strip footing, स्ट्रिप फुटिंग को ही आप बोल सकते हैं वॉल फुटिंग, वॉल फुटिंग उसको ही बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फुटिंग, ब्रैकेट में लिख लेना वॉल फुटिंग और कंटिन्यूअस फुटिंग. द प्रेशर बल्ब डेवलप्ड, प्रेशर बल्ब डेवलप्स इन द विड्थ डायरेक्शन, प्रेशर बल्ब डेवलप इन द विड्थ डायरेक्शन, विड्थ डायरेक्शन में, क्योंकि लेंथ तो उसकी बहुत बड़ी रहेंगी बाबा. ओके, तो प्रेशर बल्ब डेवलप कहाँ पे होगा, उसके विड्थ डायरेक्शन में होगा, विड्थ डायरेक्शन. ओके, विड्थ डायरेक्शन में होगा, ब्रैकेट में लिख लेना रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर कॉमा स्क्वायर कॉमा सर्कुलर, इट इज इक्वल्स टू डेवलप्स in both the direction, both the direction. The construction of tunnel, the construction of tunnel
should not come under bulb. Construction of tunnel should not come under bulb. Construction of tunnel should not come under bulb. As this done. Okay. Foundation collapse. As this done, foundation collapse. अगर अपन ने प्रेशर बल करके ही अपन ने किया है तो फाउंडेशन कोलैप्स हो जाएगा। टनल पे आपका 3D स्ट्रेस, तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेसेस आता है। यहाँ पे हम सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, वहां पे इनफाइनाइट डायरेक्शन में आपके स्ट्रेसेस आएंगे क्योंकि वो इन द सॉइल है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई टनल यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल नॉट इन द अंडर ऑफ बल्ब, बल्ब के अंदर नहीं आता है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट इसको हम पूरा खत्म ही करके अभी छोड़ेंगे। स्ट्रेस वेरिएशन, नेक्स्ट टॉपिक stress variation. ओके अब देखो, अब ये Q है, ये बल्ब है, वी नो दैट। तो अगर मुझे एक ये डिस्टेंस पे स्ट्रेस होना तो मेरा स्ट्रेस किस तरह रहेगा। ये मैंने स्ट्रेस के नीचे मैं बल्ब देख रहा, बल्ब के नीचे ही मैं देख रहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया है। ओके यहाँ पे ही अगर मुझे स्ट्रेस होना तो मेरा स्ट्रेस किस तरह एक्ट होगा। Stress max at the load that is sigma z max, यहाँ पे मिनिमम रहेगा एकदम। ओके एंड वेरिएशन हॉरिजॉन्टल, यही मैं देख रहा हूँ क्या है, सिग्मा z वेरिएशन in on a horizontal plane, horizontal plane। खुशबू बोर होता है क्या? नाही सर, कॉल आला होता। ओके 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 that is in vertical plane, sigma z variation in vertical plane, sorry that is sigma z sigma z variation in on vertical plane, on vertical plane।
where r it is equals to 0. यहाँ पे मैं बोल सकता r it is equals to 0, sigma z it is equals to infinity if z it is equals to 0 पे. ओके, कपल्ड मैं बोल सकता हूँ. ओके, और ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सिग्मा z इट इज इक्वल्स टू q बाय z स्क्वायर 3 बाय 2 पाई, ऐसे मैं निकालूंगा. ओके ओके गाइस, horizontal plane, vertical plane, and that is pressure bulb or isobar. Pressure bulb or isobar. Next. Suppose this is Q, this degree is beta degree, okay, this is Q max, maximum stress, sigma Z max. यहाँ पे भी ये जो लाइन है that is this line, sigma Z max, sigma Z max, sigma Z max. So what is the beta for that? This line is drawn कि आप कहाँ पे भी अगर करोगे तो वहां पे सिग्मा Z max रहेगा, तो that beta angle it is equals to 39 degree 15 seconds 15 minutes, 39 degree 15 minutes. Okay, 39 degree 15 minutes as per Boseninsky. Okay, sigma Z it is equals to maximum at point of intersection. Point of intersection पे sigma Z. Okay, point of intersection पे sigma Z. For example, that B, that L, ये इसका CG है. So equivalent point load चाहिए आपको. So that is Q, it is equals to B into L into that Q.
B L that Q. B it is in meter. It is in meter. That is in kilonewton per meter square. Cancel. बचा point load. Bosnian theory practically हम use करते हैं. Use of Bosnian theory and practical. Okay. One question is there. एक क्वेश्चन हम लेंगे इसी तरह का. Okay. One question, guys. A rectangular footing. A rectangular footing of 1 meter to 1.2 meter size carries a load intensity of 600 kilonewton per meter square. Determine the vertical stress at a depth of 4 meter below the center and corner of the footing. Use Bosnian इक्वेशन. बहुत इजीली निकाल सकते, कोई टाइम नहीं लगने वाला है. ओके. सबसे पहले कितने बाय कितने का देखिए, 1 मीटर 1.2 मीटर. क्यू कितना देखिए है 600 kilonewton per meter square, that is Q. We want equivalent point load. Solution, guys. What is Q? 1 into 1.2 into 600. 1.2 into 600. Okay. How much? कहाँ पे एक्ट करेगा? CG पे एक्ट करेगा. CG क्या रहेगा? 7.2. Yes, 720. Okay. Here is 0.6. 720 kilonewton. That Q. That is Q. Point load. That Q. ये small Q. So 720 यहाँ पे लगने वाला है. What is this R? Under root of 1 square plus 1.2 square. 1 square plus 1.2 square. Now, condition A.
vertical stress at center R it is equals to 0. What is this R? 1.56. 1.56 मीटर। ओके, अब सबसे पहले सेंटर पे निकाल रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर, एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर। तो सेंटर के लिए जब मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला देखा है, q बाय जेड स्क्वायर इंटू 3 बाय 2 पाई। सो व्हाट इज q? 720 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर इंटू 3 बाय 2 इंटू 3.14। व्हाट इज आंसर? 3.14 डायरेक्टली पाई की वैल्यू आप बोल सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज आंसर? 21.48. केल्विन पर मीटर स्क्वायर। वर्टिकल स्ट्रेस एट कॉर्नर, ये कॉर्नर है और ये क्या है? सेंटर है। वर्टिकल स्ट्रेस एट कॉर्नर where r it is equals to 1.56 meter. So if it is r it is equals to 1.56 meter, then q by z square into 3 by 2 pi 1 upon 1 plus r by z square pi by 2. This is the formula. पुट कर दो और आंसर डायरेक्टली निकाल के यहाँ पे बता दो। $19.56 नियर अबाउटली आंसर आता है। How much, guys? Is it 19? सर 15.07 येत आहे. 15.07 येता? हो सर। ओके, 1 minute. $720 by 4 square into 3 by 2 into 3.14 and 6.28 into 1 divided by 1 plus r it is equals to 1.56 by z it is equals to 4 का स्क्वायर raised to the power 2.5। अभी बताओ, अभी भी सेम है? ऐसे ही किया तुमने? सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ता, देन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू को, ये वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, आप यही वैल्यू पहले निकाल दो, यही वैल्यू को आप मल्टीप्लिकेशन इसको कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी।
ओके, क्योंकि ये वैल्यू 1 आई थी ना आपकी आर की, इसलिए ये हुआ, तो आपने सेंटर वाली वैल्यू निकाल ली। इसको ही आप क्या इंटू कर रहे हैं डायरेक्टली, दिस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द आर डिवाइड बाय जेड रेज टू द पावर 2 होल द ब्रैकेट 5/2, इट इज नथिंग बट 2.5। वही आ रहा है क्या? 15 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, फिर यहाँ पे गलत लिखा है। हाउ मच? 15.07 न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट note guys, note, if the actual UDL converted into equivalent point load, if the actual, note guys, इसके बाद देखो note, if the actual UDL converted into actual UDL converted into actual UDL converted into actual UDL converted into equivalent point load, equivalent point load, equivalent point load, there is some error, there is some error, there is some error in value, there is some error in value in the stress calculated, in the stress calculated, there is some error in the value in stress calculated. This error will be neglected, this error will be neglected or negligibly small, negligibly small, if L is less than Z/3। इंपॉर्टेंट, कौन सा एरर? आपने अगर यूडीएल को, जो भी आपका फ्लोर लोड है, वो फ्लोर लोड को आपने क्या में कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और आपको जो एरर आ रहा है, यानी आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया इसलिए क्योंकि एक्चुअली तो यूडीएल है, लेकिन आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो वो एरर आपका निग्लिजिबली स्मॉल कब रहेगा? जब आपका लेंथ इज लेस देन Z/3 के टाइम्स में रहेगा। 4/3 it is nothing but guys that L, which is L? L it is nothing but this, B it is nothing but this, 4/3 guys, 4/3 L it is in the above problem, L it is 1/2 and Z it is 4 divided by 3. What is 4/3 guys? 1.32. यानी एरर इज निग्लिजिबली स्मॉल, एरर इज निग्लिजिबली स्मॉल और निग्लिजिबल कर सकता हूं। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट लास्ट अपन देखेंगे, देन न्यू मार्क अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट circular loaded area, सर्कुलर लोडेड एरिया। अगर आपका सर्कुलर, नियर अबाउटली सर्कुलर, प्लीज अज्यूम इट एज सर्कुलर। ओके, देयर इज क्यू, यहां से ये इसका सेंटर इट इज आर, और वी कैन से एक्स। सो व्हाट इज सिग्मा जेड फॉर्मूला फॉर Bosenius क्यू? क्यू 1 माइनस क्यू, इट इज इंटेंसिटी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
में रहेगा, तो वही क्यू इंटेंसिटी ही डालना है आपको। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर बाय जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। प्लीज नोट दैट यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर जेड, sorry, r divided by z raised to the power 2, hold the bracket, it is 3/2, hold the bracket, it is 3/2, or sigma z it is equals to q 1 minus cos cube theta, I think so, cos cube theta. 1 minute guys. Yes, cos cube theta, cos cube theta. So what is this? अगर मैं इसको इस तरह देख रहा हूं तो ये मुझे कुछ इस तरह दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर मैं अगर इसको निकाल रहा हूं तो इस तरह मुझे ये थीटा के जैसे एक्ट हो रहा है। यानी सिग्मा जेड, एक जेड डिस्टेंस पे देख रहा हूं मैं, ओके, एक थीटा पे और एक जेड डिस्टेंस पे, ओके। तो ऐसे आपको एक प्रेशर बल ऐसी दिखेगा, पैराबोलिक इन नेचर में दिखेगा नीचे, ओके, पैराबोलिक इन नेचर में दिखेगा, ओके। न्यूमार्क्स क्लियर चार्ट एंड अदर थ्योरीज न्यूमार्क्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे, ओके। अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सॉल्व विद इन द 5 minutes।